हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंदन वर्ल्ड क्लासेस पर आप सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि परीक्षा हमारी बहुत ही निकट आ गई है, यानी कि 3 तारीख से परीक्षा हमारी स्टार्ट होनी है। तो हम उसके पहले हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को वह कंटेंट दिया जाए जिससे कि आप सबको एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं हो, है ना? तो चलिए, हम लोग समय को ना गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे देखते हैं, कह रहा है पहला प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या पूछा भैया? क्या पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? देखिए, बार-बार आपको रिवाइज हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन एक बनता है एग्जाम में। एग्जाम में हम लोग देखे हैं कि प्रीवियस पेपर में देखे हैं, उसमें कुछ ना कुछ इससे क्या होता है, क्वेश्चन एक मिलता है ना? तो बाबू, आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या होता क्या है ना? तो बाबू, पूर्ण संख्या की अगर हम बात कर दें, पूर्ण संख्या, तो आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, क्या? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है भैया? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो होती है ना? और सबसे बड़ी की बात अगर हम कर दें, किसकी बात कर दें? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात कर दें, वह होती है अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है ना? ये देखिए, प्रश्न जो होते हैं यह ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है ना? तो सबसे छोटी पूछ सकता है या सबसे बड़ी पूछ सकता है या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ सकता है या आपसे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछ सकता है ना? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 83 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है? कहा है कि 83 के अंकों को परस्पर बदलने से, तो मान लेते हैं ये तो लिखा है 83, कितना लिखा भैया? 83 लिखा है। कह रहा है इन्हीं अंकों को परस्पर बदलने से, परस्पर बदलने किसका तात्पर्य यह है कि 3 को हम लोग इकाई वाले स्थान पर जो अंक है उसको दहाई पे करेंगे और दहाई वाले कहाँ करेंगे? इकाई वाले पे करेंगे, है ना? तो चलिए देखते हैं, इसको हम इतना भी तो लिख सकते हैं 38। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है, फिर कहा था कि मूल संख्या से घटाने पर, क्या भैया? कि मूल संख्या से घटाने पर, तो मूल संख्या हमारा कितना है? 83 ही तो है। इससे यह संख्या जो हम बदला, यानी क्या कर दें, स्थान परिवर्तित करने के बाद जो हमारी संख्या है वो 38 है, इसमें से हम क्या करेंगे? इसको घटाने पर, तो घटा दीजिए। तो कह रहा था घटाने से कौन सी संख्या मिलती है, तो बाबू घटा दीजिए। देखिए, यहाँ 3 से 8 नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे? उधर से कैरी कर लेंगे, यानी उधारी लेंगे, है ना? हासिल ले लेंगे। यानी यहाँ से 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 5 ही तो बचेगा। यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 4 बच गया। ठीक है, बात समझ रहे ना? यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण -4x+3 इज इक्वल टू 6x-18 को हल कीजिए। क्या करना है? समीकरण को हल करना है। देखिए, हम समीकरण आपके सामने लिख रहे हैं फिर से। 4x+3x इज इक्वल टू 6x-18। तो बाबू, आप जानते ही हैं, जानने का मतलब क्या है कि आप जानिए कि चर राशियों को हम एक तरफ करेंगे, अचर राशियों को एक तरफ करते हैं, है ना? यही तो नियम होता है इसका हल करने का। तो चलिए कैसे, तो यहाँ देख रहे हैं 6x इधर प्लस में है, तो 6x को हम x की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? यानी इसको लिख सकते हैं कि -4x, ये प्लस में इधर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ देखिए पहले से ऋण 18 है, ये देखिए +3 है, इधर क्या होगा? -3 हो जाएगा, है ना? अब क्या करना है?
अब समान चर राशियां आपको पता है कि आपस में जुड़ती हैं और आपस में घटती हैं। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों राशियां हमारी क्या है, ऋण चिन्ह के साथ हैं, यानी समान चिन्ह भी है और समान चर राशि भी है। तो बाबू जब ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ती हैं लेकिन चिन्ह किसका लगता है, ऋण का ही तो लगता है। 6 में आप 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 10, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। इज इक्वल टू का साइन लगा दिया यानी बराबर। अब देखिए 18 में 3 जोड़िए कितना होगा, 18 3 कितना होता है, 21 ना होता है। लेकिन यहाँ चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का ही तो लगेगा, माइनस का लगेगा ना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यक्स को यहीं छोड़ दीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यक्स का गुणांक क्या है, एक अचर संख्या है, तो अचर को हम अचर की तरफ लाएंगे, यानी यहाँ -21 अपान में -10 होगा। क्यों, क्योंकि इधर देख रहे हैं यक्स के साथ 10 का गुणा है, तो 10 जब गुणे में है तो उधर जाके क्या होगा, भाग हो जाएगा, है ना। देखिए दोनों ऋणात्मक संख्याएं कट गई, यक्स बराबर कितना हो गया, 21/10। क्या हो गया, 21/10 हो गया, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर एक बार देख लेते हैं। तो बाबू हम क्या किए, यहां है कि -4x + 3 = 6x - 18 है, ये ना। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि चर राशियों को एक तरफ ले जाते हैं, अचर राशियों को एक तरफ रखते हैं। ठीक है, चर राशियों को एक तरफ करते हैं, अचर राशियों को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ देखिए 6x प्लस में उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं -4x - 6, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिए। यहाँ -18 पहले से था, हम वही लिख दिए। यहाँ देख रहे हैं कि आप +3 है, तो इधर जब जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ दोनों चर राशियां समान हैं, लेकिन दोनों चर राशियां समान होने के साथ समान चिन्ह भी है। दोनों चर राशियां समान भी हैं लेकिन समान चिन्ह के साथ भी हैं। ये दोनों राशियां आपस में जुड़ेंगी, 6 में 4 जोड़िएगा 10 होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का लगता है, बराबर। यहाँ देखिए ये भी क्या है, माइनस चिन्ह के साथ है, दोनों राशियां तो आपस में जुड़ जाएंगे। 18 में 3 जोड़िएगा होता है 21। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ यहाँ माइनस चिन्ह था, तो हम यहाँ यही काट देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 10 क्या है, गुणे में इधर क्या होगा, भाग हो जाएगा, यानी 21/10 दोनों ऋण था तो क्या हो गया, कट गया। यक्स बराबर 21/10 हो गया, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तो कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू क्या कहा आपसे है, कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कह सकते हैं कि जब आपसे कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करे तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो करना क्या, बस एक ही फार्मूला याद रखना है कि आप ऊंचाई का 2 गुना कर दीजिए, उसमें गुणा किसका करेंगे, लंबाई और चौड़ाई के योगफल से उसमें गुणा कर देंगे। तो फार्मूला हमारा बनता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, 2 गुणे ऊंचाई कर लीजिए, ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई कर लीजिए, यानी ऊंचाई का 2 गुना हो गया, इसी में किसका गुणा करना, लंबाई और चौड़ाई के योगफल का गुणा कर देना है। तो बाबू यहाँ रख दीजिए फार्मूला, तो क्या है, 2 गुणे ऊंचाई का मान कितना दिया है, ऊंचाई का मान दिया है 5, फिर ब्रैकेट में लंबाई का मान दिया है 11 और ऊंचाई का मान, सॉरी चौड़ाई का मान कितना दिया है, 8 दिया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब क्या करेंगे, 5 का आप 2 में गुणा कीजिएगा 10 हो गया, और 10 में आप गुणा किसे करना है, 18 का। तो 10 में 18 का आप गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 180। कितना हो गया, 180 हो गया। तो लेकिन 180 हुआ क्या है, ये पहले हमको बता दीजिए। सॉरी 8 1 9 19 न हो जाएगा, माई मिस्टेक। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग भी। ओह, चलिए यहाँ देख लेते हैं फिर से, ये हो जाएगा बाबू 19।
यानी 190। 190 हो गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए बाबू, यह भी क्या है, इसका मात्रक क्या था, मीटर और मीटर। इसका भी मात्रक क्या था, मीटर है। तो मीटर का जब मीटर में गुणा होगा तो इसका आंसर आएगा वर्ग मीटर। क्या आएगा बाबू, वर्ग मीटर, यानी 190 वर्ग मीटर इसका करेक्ट क्या है, आंसर है। तो ध्यान देना है बाबू, कुछ नहीं करना, बस एक ही आपको यह फार्मूला याद रखना है। यानी जब आपसे चारों दीवारों के, यानी किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे, यानी हम क्या करते हैं, ऊंचाई का दुगुना कर दीजिए। ऊंचाई क्या करेंगे, दुगुना कर दीजिए, और लंबाई और चौड़ाई के योगफल में गुणा कर दीजिए, वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x प्लस 1/x इक्वल टू 2। यह देखो बाबू, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्या है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सब क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं हमको दिया किसका मान है। तो बाबू आप देख रहे हैं कि हमको दिया क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, है ना। तो हम इसी मान को हम यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 कर लिए, ठीक। लेकिन हमसे पूछा था किसका मान, स्क्वायर का मान पूछा है, स्क्वायर का मान पूछा है ना। तो जब स्क्वायर का, जब इस तरह के प्रश्नों में आपसे स्क्वायर का मान पूछेगा, तो हम बाबू क्या करते हैं कि सबसे पहले जिसका मान दिया रहे उस वाले पद को हम पहले लिख लेते हैं। अगर स्क्वायर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो यानी यहां क्या लग जाएगा, यहां वर्ग लग जाएगा बाबू, यहां भी क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा, है ना। अब देखिए, अब यहां देखिए लिखा है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब दिमाग में यह विचार आपके आना चाहिए, दिमाग में यह विचार आपके आना चाहिए कि यहाँ कुछ हमारी सर्वसंख्या बन रही है, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी यहाँ देख रहे हैं, अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। जैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसी भी इसका विस्तार कर दीजिए। अगर नहीं याद फार्मूला तो आप यहाँ देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो अब यहाँ रख दीजिए उसी मान को, a का मतलब है x² प्लस b का मतलब है 1/x² प्लस 2 इंटू a का मतलब x हो गया, अब b का मतलब 1/x हो गया, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बाबू। यहाँ से x देखिए, x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे यह हो जाएगा अंश में, यह हो जाएगा हर में। x क्या होगा, अंश में हो जाएगा, और x क्या होगा, हर में भी रहेगा, दोनों कट के 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या बच गया, x² धन 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं, अगर तकलीफ है तो हम फिर बताएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ चर राशियां नहीं है, अचर राशियां हैं, तो अचर को हम अचर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ बाबू क्या बच गया, x² प्लस 1/x² इक्वल टू, देखिए 2 इधर प्लस में, उधर जा क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। तो यानी 4 से -2 होगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, बात समझे कि नहीं, बात समझ आ रहा ना, नहीं समझ आ रहा तो फिर से देखिए। जब इस तरह का प्रश्न पूछेगा कि x² धन 1/x² का मान पूछ ले, लेकिन हमको मान किसका दिया है, x धन 1/x बराबर 2 दिया है। तो बाबू जब जिसका मान दिया रहे उसी पद को लिख लीजिए, और स्क्वायर पूछेगा तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर हो गया। यहां देख रहे एक हमारी क्या हो गई, सर्वसंख्या हो गई। क्या हो गई, सर्वसंख्या हो गई। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सर्वसंख्या हम जानते हैं a² प्लस b² प्लस
2ab होता है। यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए का मतलब x इंटू बी का मतलब 1/x इक्वल टू कितना हो गया 4। यहाँ से x क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 1 जा 2 इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2 होगा। क्यों? क्योंकि इधर देखिए 2 प्लस में इधर क्या होगा माइनस होगा, 4 से -2 होगा तो कितना हो जाएगा 2 ही तो होगा। क्या समझ आ रहा ना भैया? हाँ है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक चलिए, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या ऋण 7/9 ऋण 5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में, पहला चीज समझिए बाबू ये क्या है आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही का मतलब समझते हैं, आरोही 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 का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब क्या हो गया बढ़ते क्रम में। तो बढ़ने क्रम में लिखना है ना बाबू। बढ़ते क्रम मतलब क्या छोटे से बड़ा लिखना है। क्या लिखना है छोटे से बड़ा लिखना है। तो कैसे हम लोग समझते हैं, यहां देखिए लिखा है 7/9 ऋण 5/21 और 2/3 लिखा हुआ, यही तो लिखा है, यही लिखा है ना। तो अब हमको देखिए जब भिन्न वाले संख्याओं को, जब भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना होता है तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि भिन्न का हर बराबर है कि नहीं है ना। तो लेकिन इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि भिन्न के हर बराबर नहीं है। जब भिन्न के हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे भिन्न के हर का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे भिन्न के हर का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेना आपको पता है कि 9 21 और 3 का एलसीएम कितना होता है 63 होता है। कितना होता है बाबू 63 होता है। तो हम यहाँ 63 लिख लेते हैं समझने के लिए, बात समझिएगा। ठीक है, इसका जो एलसीएम लेंगे किसका 9 21 और 3 का जो एलसीएम होगा, क्या एलसीएम वह कितना है 63 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझते हैं। 63 तो हो गया, लेकिन अब देखिए यहां जितने भी हर हैं उसको हम क्या बनाएंगे 63 बनाएंगे। पहले उसको क्या बनाएंगे 63 बनाएंगे। ठीक ना। तो भिन्न जैसे आप लगाते हैं ना, भिन्न सॉल्व करते हैं ना, कैसे सॉल्व करते हैं, यानी जब भिन्न का हर बराबर नहीं रहता तो हम एलसीएम में क्या करते हैं पहले भिन्न के हर से भाग करते हैं, जितना आता है उसी गुणा उसमें क्या करते हैं उसके अंश में कर देते हैं। ये नहीं करते हैं। ठीक, तो वही प्रक्रिया अपना लीजिए, एकदम कुछ नहीं करना है बाबू, यानी इस तरह आप कर लीजिए। ठीक, अब देखिए यहां सब में माइनस है तो हम पहले माइनस चिन्ह कॉमन कर लेते हैं आसान समझने के लिए। ठीक है, और आपको आसान हो जाएगा। माइनस का जो डर रहता है दिमाग में ना, कहाँ लगेगा माइनस कहाँ लगेगा प्लस, तो हम देखिए सब में हर जगह माइनस था, माइनस को बाहर कर लिए। ठीक ना, अब अंदर सब क्या बचेगा प्लस बच जाएगा। चलिए देखते 9 से भाग कीजिएगा 63 में कितनी बार जाएगा 7 बार ना। उस 7 को उड़ाओ 7 में 7 सते 49 हो गया, 49 हो गया। ठीक, चलिए अब दूसरी बात आ गई। क्या दूसरी बात 21 से भाग 63 में कीजिए कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 3 को गुणा 5 में तो कितना होगा 15 हो जाएगा। अब देखिए तीसरी बात समझिए, 3 का भाग अगर हम इसमें करेंगे 63 में कितनी बार जाएगा 21 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 21 बार। 21 का 2 में गुणा कीजिए कितना होगा 42 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। अब देखिए हमारी भिन्न क्या हो गई माइनस। अब हम माइनस का गुणा करते रहे, -49/63। दूसरी क्या हो गई -15/63। तीसरी भिन्न क्या हो गई -42/63 हो गया, है ना। अब भिन्न आपको पता चल गया ना, क्योंकि भिन्न हमारे क्या हैं अभी देखिए आरोही अवरोही अभी हमको भी नहीं पता है। ठीक है, अभी हमको भी नहीं पता है, लेकिन अब हम लोग समझते हैं ये आरोही क्रम कब होगी और अवरोही क्रम कब होगी। ठीक है, आरोही का मतलब क्या बढ़ते क्रम में ना। अब ध्यान दीजिए सभी संख्या यहाँ क्या है ऋणात्मक है। और आप एक बात जान लीजिए, ऋणात्मक संख्याएं जितनी बड़ी होती हैं, यानी ऋणात्मक संख्याओं का मान जितना बड़ा होता है उसका मान क्या होता है एग्जैक्ट में उतना ही कम होता है।
यानी उसका जो वैल्यू होता है, ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी रहेंगी उसका जो मान रहता है वह क्या होता है, उतना ही कम होता है। और ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी रहती है उसका मान क्या होता है, बड़ी संख्या से बहुत बड़ा होता है, यानी ज्यादा होता है। तो बाबू आरोही क्रम में लिखना है तो लिखिए। तो सबसे देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन इसमें, 49, 15, 42 में से कौन बड़ा है, 49 ही तो बड़ा है, यानी सबसे छोटी संख्या ही हो जाएगी -49/63। ठीक है, 49 से छोटा कौन है, 42 ना, तो -42/63। और उस सबसे लास्ट में कौन बच गया, -15/63। यही हमारा क्या है बाबू, यही हमारा क्या है, आरोही क्रम है। यही हमारा क्या है, आरोही क्रम है। यानी छोटे से हम लोग किसमें लिख दिए, बड़े में लिख दिए। ठीक है, छोटे से हमने क्या लिखा, बड़े क्रम में लिख दिया। ठीक, आशा करते हैं यह बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर एक बार इसको हम रिवाइज कर देते हैं। ठीक, रिवाइज करने का, हाँ, एलसीएम कितना हो गया बाबू, 63 हो गया। जब एलसीएम 63 हो गया तो हम क्या करते हैं, जैसे भिन्न लगाते हैं उसी प्रकार हम भिन्नों को सॉल्व कर लेंगे। इस सबसे आसान तरीका है। ठीक है, देखिए 9 से भाग कीजिए, 63 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। उसी 7 का गुणा किसमें, उसी के हर अंश में, तो 7 का गुणा 7 में, 7 सते 49 हो जाएगा, 7 सते 49। फिर 21 का 63 में 3 बार गुणा भाग जाएगा, 3 का गुणा 5 में, 3 पचे 15 हो जाएगा। और 3 का भाग 63 में कितनी बार, 21 बार। 21 का गुणा 2 में, 21 दूना 42 होता है, लेकिन माइनस चिन्ह किए कॉमन लिए थे ना, हम माइनस सब में क्या कर दें, गुणा कर दें। जैसे गुणा करेंगे सभी संख्याएं क्या होंगी, ऋणात्मक पुनः हो जाएंगी। ठीक, जब ऋणात्मक हो गई तो आपको यह पता होना चाहिए, जो ऋणात्मक संख्या सबसे बड़ी होती है, जो ऋणात्मक संख्या सबसे बड़ी होती है उसका मान क्या होता है, सबसे कम होता है ना। और जो ऋणात्मक संख्या सबसे छोटी होती है उसका जो मान होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक संख्याओं में सबसे उससे बड़ा होता है ना। तो बाबू यहाँ देख सकते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या यह थी, ये सबसे छोटी हो जाएगी, ये उससे छोटी थी यानी इससे छोटी ये हो जाएगी। फिर लास्ट में सबसे बड़ी, इन सब में सबसे बड़ी कौन होगा, 15/63। समझने का मतलब क्या है, एक छोटी सी बात बता दें आपको। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 रुपये कर्ज है, किसी व्यक्ति के पास 10 रुपये कर्ज है और किसी व्यक्ति के पास 500 रुपये कर्ज है, तो बताइए कर्ज सबसे ज्यादा किसके पास है, 500 वाले के पास ना भैया है। जो सबसे बड़का है तो क्या हो गया, उससे उससे क्या हो गया, उससे तुलना आप करेंगे तो भाई 10 रुपया कर्ज किसी के पास रहेगा तो वो आराम से आप उसको दे सकते हैं, कहीं से ले दे के दे। 500 रुपया किसी मांगे देगा कोई नहीं ना। यानी इससे यही स्पष्ट होता है, जो ऋणात्मक संख्या होती है जितनी बड़ी होती है उसका मान क्या होता है, वो कम ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऋण 9/11 का योगात्मक प्रतिलोम। क्या निकालना है, ऋण 9/11 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है बाबू, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब यह होता है कि दी गई संख्या में माइनस चिन्ह से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। माइनस चिन्ह से क्या करना है, गुणा कर देना है। यानी यहाँ ऋण 9/11 लिखा है, इसी में आप क्या कीजिए, माइनस चिन्ह से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो गुणा आप जैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं माइनस चिन्ह से गुणा कर दें, ऋण का गुणा अगर ऋण में होगा तो क्या होगा, धन हो जाएगा, यानी 9/11 हो जाएगा। 9 क्या होगा, 11 होगा। ठीक, जब योगात्मक प्रतिलोम की बात करेगा तब, लेकिन जब गुणात्मक प्रतिलोम का बात करेगा ना बाबू, इसका उल्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, बाबू पहले ही दे दिया, क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार बताइए। त्रिभुज का क्या बताना है, आधार बताना है। तो आधार बताना है तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वह होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। अब देखिए जहां जहां जिसका मान दिया वहीं इसको रख दीजिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की जगह कितना बाबू, 48 ना, तो 48 रख दीजिए। यहाँ 1/2 होते 1/2 गुणे। अब देखिए
क्या दिया है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, यानी ऊंचाई का मान दिया है, तो ऊंचाई की जगह बाबू ऊंचाई का मान आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए। ऊंचाई बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर हो। पूछा क्या था, आधार ही तो पूछा था, आधार को हम त्यों का त्यों रहने दिए, है ना। अब देखिए इधर देखिए 2 बटे में है, उधर जा क्या होगा, गुणा हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं 48 गुणे 2 बराबर, एक का गुणा कीजिए तो एक ही रहेगा, यानी आधार रहेगा, आधार गुणे में 8 हो गया। अब देखो बाबू इधर भी अभी संख्या बचा है, संख्या बचा ना, तो 8 जब इधर गुणे में उधर जा क्या होगा, भाग हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं 48 गुणे में 2 भागे 8 बराबर किसके, आधार के। अब यहाँ क्रॉस कर दीजिए, 8 से काटिएगा तो 8 8 छक 48, यानी 8 6 जा 48। अब देखिए यहाँ 2 और 6, 2 और 6 का आप गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 ही तो होगा। 12 12 किसके बराबर आ गया, आधार के बराबर हो गया। तो 12 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया, यानी 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, आधार हो गया। बाबू हम लोगों ने क्या किया है ना, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, बस जैसे सूत्र था सूत्र पे मान रख के हमने इसको क्या कर लिया, हल कर लिया आराम से, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि -5 -45 डिवाइड -15 प्लस 3 इंटू -5 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन को हम एक बार फिर पुनः राइट कर लेते हैं, ठीक। -45 भागे -15 प्लस 3 गुणे 5, यही तो है। अब आप पढ़े ही होंगे बोर्ड मास ना, बोर्ड मास पढ़े होंगे ना, और नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी सी इसमें हम लोग समझिए लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए बाबू सबसे पहले हम भाग वाले पोर्शन को हल करते हैं, ठीक है। बोर्ड मास से पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये देखो इतना ही चीज का भी यूज हुआ इसमें, है ना। लेकिन जब ब्रैकेट रहेगा ना तो ब्रैकेट वाला अगला स्टेप हम बताएंगे, ठीक। चलिए यानी इसको लिख सकते हैं -5, फिर माइनस, देखिए माइनस का अगर हम माइनस में भाग करें तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये पहले बताइए। नहीं होगा अगर नहीं होगा ना तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। अब देखो बाबू एकदम आसान, देखो एकदम बेसिक, एकदम फाउंडेशन में हम इसको इस तरह भी लिख दें, कोई दिक्कत है, भाग करना तो हम इस तरह लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है नहीं ना, तब ठीक है। अगर नहीं दिक्कत है तो ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ 5, यहाँ क्या है 3 गुणे 5 ही तो है, 5 है ना, है। चलिए अब देखिए अब तो भाग कर लेंगे, है ना, है यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। देखिए 15 तिया 45, बचा क्या -5 -3 प्लस 5 का 3 में आप गुणा कीजिए कितना होगा, 15 हो जाएगा। कितना होगा, 15 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए ये दोनों संख्या ऋणात्मक ही धनात्मक है, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ेगा तो -5 -3 में कितना होगा, -8 प्लस 15, ई घट के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ई घट के कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, x इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, यानी जेड इंटू एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। बाबू क्या करना है, केवल गुणा ही तो करना है, गुणा करके जोड़ घटा लेना, जोड़ घटा लेना है ना। जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, तो जोड़ने घटाने से पहले हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं। चलिए तो देखिए x का y में गुणा कीजिए कितना होगा, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, यहाँ प्लस y का z में गुणा होगा तो क्या होगा बाबू, वाई जेड माइनस एक्स वाई, फिर पुनः z का x में गुणा होगा तो क्या होगा, एक्स जेड, फिर माइनस माइनस क्या होगा, y है ना, तो y का गुणा z में बाबू आप करेंगे क्या होगा, वाई जेड हो गया। बात समझ रहे हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। गुणा तो आपको पहले बता दी इसलिए हम इसको जल्दी कर दिए, ठीक है। देखिए एक्स वाई यहाँ बाबू प्लस में है, एक्स वाई माइनस में खत्म हो गया, यानी कैंसिल हो गया ना। यानी एक्स जेड यहाँ माइनस में, एक्स जेड क्या हो गया, प्लस में कैंसिल हो गया। वाई जेड प्लस में, वाई जेड माइनस में तो कैंसिल हो गया। कितना हो गया वैल्यू, जीरो। जीरो ही क्या है आपका
आंसर है ना? नहीं समझ में आया? फिर देख लीजिए, यक्स का वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स का वाई में गुणा करें तो यक्स वाई, यक्स का जेड में प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है, यानी क्या होगा? जेड एक्स हो जाएगा। फिर पुनः वाई का जेड में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड हो जाएगा। फिर वाई प्लस में है, माइनस एक्स है, तो वाई का एक्स में गुणा करें तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। प्लस क्या होगा? जेड का एक्स में गुणा करें तो जेड एक्स यानी एक्स जेड लिख सकते हैं या जेड एक्स लिख सकते हैं। फिर जेड का गुणा माइनस वाई में गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस जेड वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे? समान चर राशियां आपस में जुड़ती हैं, आपस में घटती हैं, लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ रहेंगे तो क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ एक्स वाई देखिए प्लस में है, एक्स वाई यहाँ माइनस में तो कैंसिल हो गया। एक्स जेड यहाँ प्लस में है, सॉरी माइनस में है, एक्स जेड यहाँ प्लस में तो कैंसिल हो गया। वाई जेड यहाँ प्लस में है, वाई जेड यहाँ माइनस माइनस में है तो क्या होगा? कैंसिल हो गया। यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की जो चाल है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू है, किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर है प्रति घंटा है, तो वह एक्स प्लस टू घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो बाबू एक बात समझो, पहले दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब समझ लेते हैं थोड़ी सी चीज। किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है, यानी आपको यह बताता है किसी के द्वारा किसी के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी को वो क्या करता है? दर्शाता है। किसी के द्वारा, यानी चाहे आप बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, पैदल जाइए, चाहे जैसे जाइए, दौड़ के जाइए, रेलगाड़ी से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलना आपको है, आप समझ सकते हैं, है ना? चलना आपको है। तो बाबू ये है आपको दर्शाता क्या है? यानी एक ये जो प्रति शब्द है, ये क्या है? प्रति। प्रति जो है, प्रति आपको बताता है कि 1 किलोमीटर में, यानी यहाँ घंटा ना है, ये घंटा बता रहा है, यानी 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 घंटे में आप कितनी दूरी चले हैं। समझ रहे हैं ना? अगर मीटर होता आपको बताना, ये बताता कि आप 1 मीटर में कितनी दूरी चले हैं। ठीक है? समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखते हैं। ये कहा है, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। इरेज क्या करना है बाबू? अब देखिए, कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, यही है ना? अगर मान लीजिए, अगर एक रेलगाड़ी है या आप ही हैं, आप बाइक चलाते हैं, है ना? ठीक है? आप अगर चलाते हैं गाड़ी या पैदल कुछ भी करते हैं, सपोज कीजिए कि अगर हम कह दें कि 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर जाते हैं। कितना जाते हैं बाबू? 5 किलोमीटर जाते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि आप एक गाड़ी से जाएँगे तो 1 घंटे में 5 ही किलोमीटर जाएँगे, ऐसा तो नहीं ना है? क्या ऐसा है? ऐसा है कि मतलब क्या आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई है, तो धक्का मार के जाएँगे तो 1 घंटा लगे ना जाएगा जी, है कि नहीं? अगर धक्का मार के आप जाएँगे तो 1 घंटा लग ही जाएगा, यानी 5 किलोमीटर जाएँगे, ठीक? या तो पेट्रोल खत्म हो सकता है, और रियर केस में पेट्रोल जल्दी नहीं खत्म होता, ठीक है? आपातकालीन घटना हो तो अलग बात है, लेकिन गड़िया ज़रूर पंचर हो जाता है क्योंकि सीज़न अभी गर्मी का चल रहा है ना? चलिए देखते हैं। जब 1 किलोमीटर में 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर जाते हैं, अगर हम कह दें कि 5 घंटे में इसी गति से आप कितना जाइएगा? जो आपकी चाल है, जो आपकी चाल निर्धारित चाल है, आप उसी चाल से 5 घंटे में कितना जाएगा? तो आप कह सकते हैं 1 घंटे में जब 5 किलोमीटर तो 5 घंटे में, तो बाबू इसी का इसमें क्या करेंगे? गुणा ही तो करेंगे। तो 5 पचे 25 ना हो जाएगा। क्या होगा बाबू? 5 पचे 25 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये बात समझ आया कि नहीं आया समझ में? है ना? तो बस उसी रूल का यहाँ फॉलो कर देना है। कह रहा है एक रेलगाड़ी की जो चाल है वह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह एक्स धन 2 किलोमीटर में, तो हम बाबू क्या करेंगे? इसमें एक्स प्लस 2 से गुणा कर देंगे। 1 घंटे में इतना, तो एक्स प्लस 2 घंटे में क्या करेंगे? एक्स प्लस 2 से गुणा कर देंगे। बात समझे ना? चलिए देखते हैं कैसे। गुणा तो आपको बताइए दिए हैं कैसे होता है। तो देखिए यक्स का गुणा हम इसमें करेंगे तो एक्स की पावर 3 प्लस यक्स का 3 में एक्स में गुणा होगा तो कितना होगा? 3x स्क्वायर। यक्स का 2 में होगा तो कितना होगा बाबू? 2x हो जाएगा प्लस
अगर 2 का गुणा x में x स्क्वायर में कीजिए कितना होगा 2x स्क्वायर, फिर ये 2 का 3 में गुणा होगा 2 3 6x प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? अगर दिक्कत है तो फिर देख लेते हैं। x का बाबू x स्क्वायर में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा x की पावर 3। क्योंकि हम जानते हैं गुणा करते समय समान चर राशियों की घातें आपस में जुड़ती हैं, ठीक है? यहाँ 2 था, यहाँ 1 मिलकर कितना हो गया 3 हो गया। उसी प्रकार यहाँ इसका जब गुणा कीजिएगा 3x स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, है ना? गुना 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का 3 में करेंगे 3x, 3 दूनी 6x हो गया, फिर 2 का 2 में 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या करेंगे समान चर राशियों को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ बाबू x की घातें 3 है और कहीं इस व्यंजक में x की घातें 3 देख रहे हैं? नहीं ना? तो जब नहीं है तो इसको इसे रहने दीजिए। फिर प्लस x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, 3 2 मिलके कितना होगा 5x स्क्वायर हो गया। फिर प्लस अब देखिए x कहाँ है 2x यहाँ है, 6x यहाँ मिल कितना हो गया 8x हो गया, प्लस में 4 था 4, कितना किलोमीटर वो जाएगी, यही हमारा क्या है आंसर है। ये क्या है बाबू आंसर है। आंसर क्या है कि जब एक रेलगाड़ी की चाल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो x प्लस 2 घंटे में x प्लस 2 घंटे में कितना दूरी जाएगी, तो हम कह सकते हैं x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 किलोमीटर जाएगी, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू यह भी क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो बाबू जिसका अभी आपको बताया था इसके पहले क्वेश्चन में जिसका मान दिया रहे उसी को पहले लिख लीजिए, है ना? तो किसका मान दिया है दोनों पक्षों में x प्लस 1/x का ही तो मान दिया है बाबू, इन दिया है। हमसे पूछा क्या है स्क्वायर में पूछा ना, जब स्क्वायर पूछेगा तो इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो बाबू वर्ग यहाँ कर दीजिए सबका, इसका वर्ग इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है? वर्ग हो गया ना, कोई दिक्कत है ना? चलिए जब वर्ग हो गया तो आप अभी बताए थे क्वेश्चन के पहले, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर की क्या बन गई यह सर्वसंख्या बन गई, है ना? a प्लस बी स्क्वायर सर्वसंख्या आपको पता है क्या, यहाँ लिख देते हैं। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना? तो बाबू यहाँ रख दीजिए, a का मतलब x है तो एक्स स्क्वायर प्लस b का मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब x, b का मतलब 1/x इक्वल टू 5 स्क्वायर करें कितना होगा 5 बचे 25 हो जाएगा, है ना? चलिए देखिए यक्स इधर ये क्या हो गया कैंसिल हो गया ना। अब बचा क्या यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 वन जा 2 इज इक्वल टू 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ देख रहे हैं चर भी है अचर भी है, अचर को अचर की तरफ ले जाएंगे, यानी बिरादरी को बिरादरी की तरफ करेंगे, है ना? बिरादरी समझिए रहे हैं ना, यानी चर के साथ अचर का संयोग नहीं होता है ना? यानी जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते हैं ना, जब किसके साथ जुड़ेगा चर का चर के साथ जुड़ता है, अचर का अचर के साथ जुड़ता है, ठीक? चलिए यानी यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये देखिए इधर प्लस उधर जा क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 2 घटे कितना हो जाएगा 23। यही बाबू क्या है हमारा आंसर है। हमसे मान किसका पूछा था इसी का ही तो पूछा था, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो कितना आ गया आंसर बाबू 23 आ गया 23। यही हमारा क्या है राइट आंसर है। बात समझे ना? चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए।
किसका मान पूछा बाबू? द्वितीय का। अब मेरी बात को समझिएगा, क्रमागत संख्या क्या होती है? क्रमागत, क्रम से आने वाली संख्या यानी एक के बाद एक आने वाली संख्या क्या कहलाती है? क्रमागत संख्या कहलाती है। जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, इस तरह ही संख्याएं क्या होंगी? आती रहेंगी। ठीक ना? तो लेकिन बात कहा कि तीन क्रमागत संख्या है, लेकिन किसी संख्या को पहले ना पहली दिया, ना दूसरी दिया, ना तीसरी दिया, लेकिन मान किसका पूछा? दूसरी का पूछा ना, तो हम यहाँ मानेंगे। क्या मानेंगे? क्योंकि जब संख्या दिया ही नहीं ना, हम मनवे न करेंगे। मानेंगे ना? तो मानिए। माना, लिखिए, माना पहली संख्या बराबर यक्स। हम एक्स ही क्यों माने? भैया जिसका हमको पता ही नहीं है तो हम वो भी क्या मानेंगे? अल्फाबेट ही ना मानते हैं। यानी यहाँ हम मान लिए क्या? यक्स हो गया। तो दूसरी संख्या अगर हम यहाँ बात कर दें, किसकी बात कर दें बाबू? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या होगी? यक्स प्लस वन। अगर हम तीसरी की बात कर दें, किसकी बात कर दें? तीसरी संख्या की बात, कितना होगा? यक्स प्लस टू हो जाएगा। एक्स प्लस टू क्यों हुआ? अभी हम आप सबको एकदम बेसिक तरीके से बताते हैं, एकदम फाउंडेशन तरीके, यानी फाउंडे हमारा क्या है? फाउंडेशन बैच ही समझिए। बेसिक परीक्षा आ गया, लेकिन हर एक प्रश्न के कंठ एकदम सटीक से सटीक चीज जानने का प्रयास कीजिए। आखिर आता है तो कैसे? बाबू, अगर हम पहली संख्या एक्स मान लिए, तो दूसरी को हम एक्स प्लस वन का है माने, एक्स प्लस पांच का नहीं मान लिए, ये भी तो होना चाहिए ना। लेकिन काहे नहीं माने? देखिए इधर देखिए आप, जैसे अगर हम कह दें, ठीक, पांच लिख दें, कोई संख्या मान लेते हैं पांच, सब कुछ कीजिए, पांच लिख दिए ना। अब समझ, चले, पांच तो हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर हम कह दें क्रमागत संख्या, यानी पांच के बाद की क्रमागत संख्या लिखिए, तो पांच के बाद क्या आता है? छह आता है ना। छह के बाद क्या आता है? सात आता है। सात के बाद क्या आता है? आठ आता है। इसी तरह तो आता है संख्या, यानी क्रमागत मतलब क्या? क्रम से ना। तो आप देख सकते हैं कि पांच और छह के बीच में क्या हुआ है? प्लस एक ऐड किया गया है। यानी अगली संख्या लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें एक जोड़ते हैं। ठीक। अगर छह और सात की बात आप देख लीजिएगा, इसमें क्या होता है? प्लस वन हुआ ही है। सात और आठ में देखिए, तो इसमें भी क्या हो गया है? प्लस एक हुआ है। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी दी गई संख्या की क्रमागत संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लस वन करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? यानी प्लस वन क्या करते हैं? जोड़ते हैं। समझ रहे हैं? आगे देखिए, अब बात आ गई यहाँ एक्स प्लस वन हो गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब रह गई बात बाबू, एक्स प्लस टू क्यों आया? क्यों आया? अब समझिएगा ध्यान से। जैसे जब हमने मान लिया कि पहली संख्या यानी दूसरी संख्या एक्स प्लस वन है, उसकी भी तो अगली क्रमांक संख्या रहेगा। इसमें भी हम क्या करेंगे? प्लस वन ही तो करेंगे, क्योंकि अभी आपने सीखा है कि अगली यानी क्रमागत संख्या लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हर बार प्लस वन करते चले आते हैं। तो बाबू यहाँ जब पहले दूसरी संख्या हमारी हो गई थी एक्स प्लस वन, तो उसके आगे की संख्या लाना तो क्या करेंगे? प्लस वन करेंगे ना। अब देखिए, यानी यहाँ वन वन मिल कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। टू होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो भैया मेरे, यानी यहाँ जब x प्लस टू हो गया, तो यही वही तो संख्या हम यहाँ लिखे हैं, वही ना लिखे हैं। अब बताइए, आपको संख्या मानने में तकलीफ होगा? नहीं ना? होगा? बताइए हमको। अगर होगा, अगर संख्या मानने में, तो आप हमको कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है? और आपको बता दें कि हो सकता है नहीं, आज हम लोग 7 बजे आप सबके साथ लाइव जुड़ेंगे, वही मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जुड़ेंगे, है ना? चलिए, अब हमसे क्या कहा था? तीन क्रमागत संख्याओं का क्या करना है? योग करना है। योग का मतलब जोड़िए, है ना? जैसे अगुआ का काम क्या होता है? दोनों पक्षों को एक दूसरे में जोड़ना। ठीक है? तो बाबू आप भी क्या हैं? यहाँ जोड़िए। समझ रहे ना? चलिए जोड़ते हैं। यानी पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या यक्स प्लस वन और तीसरी संख्या एक्स प्लस टू, इन्हीं सब का योगफल किसके बराबर है? 87 के ही तो बराबर है। तो हमने जोड़ लिया। अब देखिए, जोड़िए, यहाँ यक्स है, यहाँ भी यक्स, यहाँ यक्स है,
यानी 3 बार है ना, यानी इसको लिख सकते हैं कि 3x, यहाँ 1 है, यहाँ 2 मिलके कितना हो गया? 3 बराबर किसके बाबू? 87 के, है ना? अब संख्या को संख्या की तरफ ले जाइए, ठीक है? तो बाबू यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 87 माइनस 3, यही तो होगा, यही ना होगा? साफ लिख देते हैं, 87 माइनस 3। अब क्या करेंगे? अब इधर हम लोग देख लेते हैं। हुआ तो क्या था? 3x, जब 87 से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? बताइए, कितना होगा? कितना होगा? अरे भैया 84 ही ना होगा, हाँ? 84 ही ना होगा जी, हाँ? चलिए, अब देखिए इधर 3 गुणे में है, उधर जा क्या होगा? भाग होगा, क्या होगा? भाग होगा, भाग कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दू 8, 2 बच गया, 2 4 मिलके 24, 3 अठे 24, यक्स का मान कितना हो गया? 24 हो गया। और आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था ना, क्या? द्वितीय क्रमागत संख्या बताइए। तो द्वितीय क्रमागत तो भैया क्या करना है ये ना दूसरी संख्या है, यही ना जी? तो हम क्या करेंगे? एक्स का मनवा यहाँ रख दीजिए, दूसरी लाने के लिए तो बाबू क्या? एक्स प्लस 1, तो 24 ना आ गया, 24 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 25 आ गया। क्या आ गया? 25 आ गया, है ना? आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आया होगा, है ना? है ना मेरे शेरों? चलो अब हम लोग टूटते हैं आपकी बार, इसको आ रहा पार कर देना इस परीक्षा में, है ना? ऐसा कोई क्वेश्चन ना बचे जो देखते आपको आए नहीं, है ना? हम लोगों का यही एक संकल्प लेके हम इस बैच को आए हैं, ठीक है? कि आपका हर एक डाउट क्लियर करेंगे, जो चीज़ आप नहीं जानते थे ना, वह भी हर एक क्वेश्चन में डिस्कशन के साथ आप जानिएगा हमसे। आप हमसे जुड़िए और देखिए मैथ हम लोग कैसे सीखते हैं, है ना? और हमारे जितने भी हमारे शिक्षक हैं, हमारी टीम के द्वारा जितनी भी आप चीज़ों आपको प्रोवाइड की जाएगी, सब बेहतरीन कंटेंट के साथ आपका हर एक बेसिक से बेसिक डाउट क्लियर होगा। एक बार हमसे जुड़ के देखिए, है ना? चलिए आगे देखते हैं। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो, तो आयत का परिमाप क्या निकालना भैया? परिमाप। और हम जानते हैं कि आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी लंबाई, है ना? चौड़ाई होता है। देखिए ये आता कैसे फार्मूला, हम इसको बताते हैं, बेसिक इसका सब कुछ बताते हैं, लेकिन अभी एग्जाम का प्रेशर है ना, तो हम लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दें और आराम से आपको दिक्कत ना हो, ठीक ना? चलिए देखते हैं बाबू, यहाँ क्या हो जाएगा? 2, लंबाई का मान कितना दिया है? 10, और चौड़ाई का मान कितना दिया है? 6 ना, 6 रखिए, यानी यहाँ हो गया 2, 10 में 6 जोड़े कितना हो गया? 16, 16 में 2 गुणा कीजिएगा 32, 32 क्या आ गया? सेंटीमीटर। क्या गया बाबू? 32 सेंटीमीटर आ गया। बात समझ रहे ना? चलिए आगे देखते हैं। आ, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। करेक्ट, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर पानी है, तो बर्तन में कितने लीटर पूछ लिया? ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज पूछ लिया कि कितने लीटर पानी है ना? अब ध्यान से समझिएगा बाबू, अब लीटर की बात कर दिया ना, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ दिया है सेंटीमीटर है, यहाँ दे दिया है लीटर। अब तो तकलीफ बढ़ जाएगा, तकलीफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना? कितना बढ़ेगा? क्योंकि जब आपको मात्रक ही नहीं क्लियर रहेगा तो समस्या बन जाएगी, है ना? इसलिए प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, कैसे समझते हैं? चलिए, तो बाबू हम जानते क्या है? हम जानते क्या है? अब देखिए, सबसे पहले एक बात जानिए, होता है 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर।
क्या होता है भैया? सेंटीमीटर होता है ना? यहाँ तक तो कोनो तकलीफ ना है? अगर तकलीफ रही तो मेरे शेर और शेरनियों ज़रूर यह बताइएगा, समझे ना? ठीक? चलिए, जब 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर, तो अब अगर यहीं से हम कह दें कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा तब? 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? यहीं से हो जाएगा जब इधर ही गुणे में उधर क्या होगा? एक तरीके से समझिए, तो भाग हो जाएगा। ठीक है? बात समझला कि ना लोगन? समझला ना? ना समझ आयल? तो चलिए देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1000 है ना? 1000 लीटर। तो बाबू इसी से क्या करेंगे? इसमें भाग कीजिए, तो भाग कीजिए तो भाग तो जाएगा नहीं। नहीं जाएगा तो पहले 0 बढ़ा लीजिए, फिर दशमलव लगा दीजिए। दशमलव लगाइए, यहाँ 1 0 बढ़ गया। अभी नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ाइए, फिर यूँ बढ़ाइए। अभी नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाइए, यहाँ भी कर दीजिए। अभी कट गया 1000, इहो 1000 कट के कितना हो गया? 1 ना हो गया? यानी आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 0.001 होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.001 लीटर होता है। क्या होता है बाबू? यह लीटर होता है ना? बात समझ रहे ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब पूछा क्या था? जब 1 सेंटीमीटर में इतना लीटर, तो इतने सेंटीमीटर यानी 7800 सेंटीमीटर में। तो बाबू जब 1 सेंटीमीटर में 0.001 लीटर, तो 7800 में 7800 सेंटीमीटर में तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? 7800 में 0.001 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। गुणा कीजिए। यहाँ तो कर दीजिए 7800, कितने जीरो हैं? 3 अंक पे यहाँ दशमलव है ना? 3 अंक पे दशमलव आप लगाइएगा, दशमलव कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा ना? अब देखिए यहाँ तो कोई मतलब नहीं निकला, यानी आप लिख सकते हैं कि 7.8 क्या हो गया? लीटर हो गया। क्या हो गया बाबू? 7.8 लीटर हो गया, है ना? समझ रहे हैं बात को ना? चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए फिर वही बात आ गया। टाइप मिस्टेक हो गया हो जी हाँ। यहाँ है ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए, यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो तो 1/a प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बाबू? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब ध्यान से दीजिए। अभी आपको हम कहे थे जिसका जिसका मान दिया रहे उसी को लिख लीजिए आप। आप लिख लिए, यही ना मान दिया था? हमसे पूछा था, इसका मान पूछा था ना? यही मान पूछा था? चलिए कोई बात नहीं। अब हम देखिए इसको किस तरह लिख सकते हैं। यानी अगर हम इसको इस तरह लिख दें, a धन 1/a का होल स्क्वायर करने कोनो तकलीफ है भैया? कोनो तकलीफ है? बताइए। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएँगे तो पुनः क्या लगेगा? ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ही तो होगा। इसके और इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? नहीं ना होगा? नहीं ना होगा? अगर नहीं होगा, आप देख सकते हैं कि ए है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो हमारा सर्वसम हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो जब बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यही तो होता है सर्वसम का हमारी ना। यहाँ लिख देते हैं, फिर से आप समझ लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। जहाँ जहाँ ए था वहाँ हमने ए लिखा, जहाँ जहाँ बी था वहाँ हमने 1/a लिख दिया, है ना? अब देखिए यहाँ से ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब एक बात ध्यान में देना है, यहाँ बचा क्या था हमारा? a प्लस 1/a का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू। अब देखिए आपको एक विचार आपको दिमाग में आना चाहिए, भैया यहाँ तो अभी हमको इतने का मान लेना स्क्वायर हटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 1/a² है, लेकिन इसका जो वैल्यू दिया गया वह कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। यानी हम ए स्क्वायर प्लस 1/a² की जगह पे कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 2 रहने दीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 है तो 2, ठीक? लेकिन यहाँ आप लिख सकते हैं, कैसे? ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 2, यही तो है। वहाँ जो मान दिया था, हम यहाँ आपको समझने के लिए यहाँ लिख दिए। यहाँ बराबर 2 था तो हम 2 लिख दिए। यहाँ से बाबू 2 1 कम 2 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए ये 2 मिल कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन हमसे पूछा था क्या? 1/a धन a का मान पूछा था। जब देखिए बाबू इधर थोड़ा सा देख लीजिए। जब एक तरफ से हम यहाँ से क्या है? वर्ग हटाएंगे, जब इधर से वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। क्या लगता है? रूट यानी करड़ी लग जाती है। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको हम ठीक। अब आपको पता होना चाहिए क्या? यहाँ लिख देते हैं, आगे जगह की स्पेस कमी हो गया। a प्लस 1/a √4 किसका स्क्वायर होता है? इस, √4 का रूट कितना होता है? स्क्वायर वर्गमूल कितना होता है? 2 ही तो होता है। कितना होता भैया? अरे मेरे शेरों और शेरनियों, कितना होता है √4 का मान? अगर इसका हम लोग रूट निकालेंगे कितना होगा? 2 ही न होता है जी। क्योंकि देखिए 4 का कितना होता है? 2 ही न होता है। यानी a प्लस 1/a का मान कितना आ गया? 2 आ गया। यही तो हमसे इसका मान पूछा था। यही हमारा मान पूछा था ना बाबू, बताइए। यही मानना पूछा था, हैं? जब यही मनवा पूछा था तो आप निकाल न दिए। ये कुछ हम लोग नहीं न कुछ किए हैं। जैसे 2 क्वेश्चन बताया, तीसरा भी सेम प्रोसेस वही था। उसी बेस पे हमने क्या कर दिया? इसको सॉल्व कर लिए। ठीक? आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है ऋण 4/9 का गुणात्मक यहाँ पूछ लिया है। अब तक तो हम लोग योगात्मक प्रतिलोम पढ़े थे ना, तो गुणात्मक प्रतिलोम पूछ लिया है। तो आपको यह पता होना चाहिए, जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसका सदैव मान कितना आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। कैसे? जैसे समझिए कि ऋण 4/9 में हम क्या करेंगे? इसी से, यानी जो 4/9 है, इसी को आप क्या कर दीजिए? उलट दीजिए। क्या कीजिए? उलट दीजिए। वही होता है उसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणा कर दीजिए तो 9 हो गया ऊपर, 4 हो गया नीचे, लेकिन माइनस है तो माइनस ही रहेगा। समझे ना? चलिए देखिए, 4 4 से हो गया कैंसिल, 9 9 से हो गया कैंसिल, यानी -1 इंटू -1, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया बाबू? 1 आ गया। ठीक? आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आया होगा। इसी के साथ साथ आज का यह सेशन हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।